हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, इन्वायरमेंट जो कि शंकर IAS एकेडमी की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 8 का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट भी इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटा सा ही पार्ट रहेगा साथियों। शुरुआत करते हैं वही सब जो समझ रहे थे, ड्रॉबैक्स हमने कर लिया था। रिकमेंडेशन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दैट इज़ EIA के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। सारे ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इन रिकमेंडेशंस को दिया गया है। फिर सेक्टर वाइड EIA जो है उसकी ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे कि आप एक इंफॉर्मेशन डेस्क को बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। चौथे नंबर पे आप एक सेंट्रलाइज्ड बेस लाइन डेटा बैंक बनाएंगे जहाँ सारा डेटा अवेलेबल होगा। और पांचवें नंबर पे आप सारी इंफॉर्मेशन को सब जगह तक पहुँचाएंगे जो इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उसके लिए आप एक नोटिफिकेशन के माध्यम से करेंगे और प्रॉपर क्लियरेंस देंगे लोकल कम्युनिटीज़ को और आम जनता को। ये तो हो गई रिकमेंडेशन। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। वो सारे प्रोजेक्ट जहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑल्ट्रेशन इकोसिस्टम का हो सकता है, तो वो सारे प्रोजेक्ट एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरेंगे जो कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का होगा और इससे एक्सेप्शन नहीं किया जा सकता। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इनको, है ना। ये एक प्रोसेस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सबको लेना ही पड़ेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो इकोसिस्टम पे किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। दूसरे नंबर पे कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी को परमिट नहीं करा जाएगा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर। पब्लिक हियरिंग के लिए कहा कि पब्लिक हियरिंग एप्लीकेबल बनाई जाए सारी जगह पे। एग्जेम्प्ट कैटेगरीज जो हैं प्रोजेक्ट्स की, है ना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालती हैं। क्वालिटी की बात करें तो जो फोकस है EIA का वो अब शिफ्ट करा जाए फ्रॉम यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन से नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। यहाँ पे फोकस चेंज करना है, तो नेचुरल रिसोर्सेज टू कंजर्वेशन की तरफ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना है। दूसरे नंबर पे कि आज के टाइम पे जो अभी प्रेजेंट EIA की रिपोर्ट है वो एक्सट्रीमली काफ़ी कमज़ोर है, वीक है। जब असेसमेंट की बात आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की प्रोजेक्ट एरिया के और उनके इम्पैक्ट को लेके, तो ये जो गैप है उसे आपको भरना है। एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेकर आइए, कुछ नेसेसरी जो भी आपको बदलाव लाने हैं वो लाइए। तीसरे नंबर पे कि एक चेकलिस्ट की ज़रूरत है जिसमें इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे इसके एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी पे, जो भी बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड है या लाइवलीहुड से रिलेटेड है। चौथे नंबर पे कि सारी ही EIA की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें क्लियरली सब कुछ स्टेट करे, मतलब लिखा हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, है ना। ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स है इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो इससे एक सेपरेट, मतलब एक सेपरेट चैप्टर ये होना चाहिए, एक अलग से आपको अलग से बताना चाहिए, है ना। इसको टेक्निकल डिटेल में इतने बड़ी में छुपा नहीं देना है कि चलो ठीक 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 ठीक, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर अच्छे से आपको क्लियरली ये क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो दिखाने हैं इस रिपोर्ट के अंदर। पाँचवें नंबर पे जो सब कॉम्पोनेंट या सब्सिडरी रिपोर्ट्स होंगे EIA की रिपोर्ट की, जैसे असेसमेंट बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट का, है ना, जो किया जाएगा सब कंसल्टेंट के द्वारा, तो ये सब कुछ चीज़ें ये पब्लिकली एक्सेसिबल हों, है ना, और विद EIA एंड ये अवेलेबल कराई जाए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद EIA जो है वो बेस्ड हो फुल स्टडीज़, मतलब प्रॉपर स्टडी करी जाए एटलीस्ट 1 साल तक। एक सिंगल सीजन का जो डेटा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी वगैरह पे, एज जो करा जाता है ना बहुत सारे रैपिड असेसमेंट के लिए, मैंने आपको बताया है सेकेंड वाले पार्ट में, तो ये सिंगल सीजन का डेटा जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा अगर हमें समझना है पूरा इम्पैक्ट इस प्रपोज प्रोजेक्ट का। 7वें नंबर पे काफ़ी क्रिटिकल है कि EIA को प्रिपेयर करा जाए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। और एक ऑप्शन इसके लिए ये हो सकता है कि आप एक सेंट्रल फंड बना दो EIA इसके लिए, जिसके अंदर फीस डिपॉजिट करेंगे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, जो भी जब EIA की उनको ज़रूरत होगी
उनके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट मतलब प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए। 8वें नंबर पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट मेंटेन करें जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट एजेंसीज जो भी यहाँ पे करी गएंगी EIAS कोर्स के लिए, सेम तरीके से EIA कंसल्टेंट भी जो है जो फॉल्स रिपोर्ट बना रहे हैं ऐसे कंसल्टेंट को क्या करें, सज़ा के तौर पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। 9वें नंबर पे कि एक नेशनल एक्रेडिटेशन एनवायरनमेंट कंसल्टेंसी को ये अडॉप्ट करा जाए। तो ये क्वालिटी को लेके बात हो गई। फिर ग्रांट ऑफ क्लियरेंस को लेके बात ये है कि नोटिफिकेशन में ये भी ज़रूरत कि भैया जो नोटिफिकेशन निकाली जाएगी उसमें बात एकदम क्लियर हो कि जो प्रोविज़न है ना, जो प्रोविज़न है साइट क्लियरेंस के लिए वो इम्प्लाई नहीं होगी किसी भी कमिटमेंट को लेके ऑन द पार्ट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी टू ग्रांट फुल एनवायरमेंटल क्लियरेंस। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो लोकल अथॉरिटीज़ को या अर्बन वार्ड्स को या रेजिडेंट्स को दी जाएगी उसके पहले, है ना, कि प्रॉपर आपको ये सब ज़रूरी बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल मैंडेटरी करना पड़ेगा ग्रांट करने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को। तो ये जो कंसेंट होगी वो एक फुल जनरल बॉडी के माध्यम से होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी लैंग्वेज को बड़ा यूज़ होता है। लैंग्वेज भाई अच्छा ही होगी तभी लोग समझेंगे। तो लैंग्वेज जो कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए लिखी जाए क्लियरेंस की, वो प्रॉपर क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एक्सपर्ट्स कमेटी में कौन कौन लोग हो। ड्रॉबैक था ना कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह वगैरह नहीं हैं, तो जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसे रिप्लेस करा जाए एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ग्रुप के जो कि काफ़ी जानकार और रेप्यूटेड हैं इन्वायरमेंट और दूसरे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में। और जो प्रोसेस हो सेलेक्ट करने का इन सारी कमेटी मेंबर्स को, ये ओपन हो और ट्रांसपेरेंट हो। जो तुरंत डिसीजन लिए जाते हैं, एडवाइस ली जाएगी इस कमेटी के द्वारा, ये जो भी लिया जाएगा ये पब्लिक को ज़रूर जो है उनके सामने रखा जाए। फिर आई बात मॉनिटर करना कंप्लायंस और इंस्टीट्यूशनल के बारे में, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला कि EIA की जो नोटिफिकेशन है उसे प्रॉपर जो आप निकालोगे फिर वो होगी एक ऑटोमेटिक विड्रॉल ऑफ क्लियरेंस होगा। अगर जो है कंडीशंस क्लियरेंस की वो वायलेट करी जाती हैं तो समझ लो क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी नॉन कंप्लायंस के लिए। आज के टाइम पे तो जो EIA की नोटिफिकेशन है वो खुद में ही रोक लगाती है ना कि जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट किया जाता है उस टाइम पे। दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है वो और रीजनल ऑफिसेज अपने सेटअप करे जहाँ पे एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटीज़ हों और हर में एक छोटे एरियाज़ हों जुरिस्डिक्शन के, जो ताकि अच्छे से वो मॉनिटर करें इस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन को लेके। तीसरे नंबर पे एक बढ़िया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, कहाँ, जो स्टेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेगा, जो कि देखेगा जो कंप्लायंस है दोनों ही, मतलब सब एकदम प्रॉपर अग्रीमेंट बैठेगा क्लियरेंस कंडीशन के बीच में। और समझ लीजिए अगर ये सब नहीं हो रहा है तो पनिशमेंट भी दी जाएगी अगेंस्ट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो। फिर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी लाया जाए, है ना, फॉर्मल मॉनिटरिंग में और रिपोर्टिंग प्रोसेस में कंप्लायंस के ऑफ कंडीशन जो कि प्रेजेंटली करी जाती है रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के। ठीक, अब रिड्रेसल की बात करते हैं। अगर दुख दर्द है तो कहाँ क्या करना पड़ेगा। तो देखो भैया, जो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा ना, और जो इसका कॉम्पोजिशन है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। इसमें और जुडिशियल्स होंगे इन्वायरमेंट की फील्ड से, और सिटीजन जो हैं वो अथॉरिटी को एक्सेस कर पाएँ, जहाँ पे रिड्रेस कर पाएँ अगर कोई भी EIA की नोटिफिकेशन वायलेट होती है, एज वेल एज जो भी इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं नॉन कंप्लायंस से। फिर बात आती है कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो भैया NGOs हो गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, वो अपनी कैपेसिटी और बिल्ड करें ताकि EIA की नोटिफिकेशन का बढ़िया वो यूज़ करें अच्छे डिसीजन लेने में उन प्रोजेक्ट के ऊपर जिनकी वजह से इन्वायरमेंट, जो लोकल इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करता है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट पड़ता है। कैपेसिटीज़ अच्छी रहेंगी, बिल्डअप करोगे तो आप बढ़िया तरीके से नेगेटिव या अनप्रोडक्टिव जो तरीके होंगे या प्रॉब्लम्स होंगी उनमें जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो अब लिस्ट की बात करें कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस में की क्या लिस्ट है। तो पहले रिलीजियस और हिस्टोरिक प्लेसेस आती हैं, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स या साइट्स आते हैं, सीनिक एरियाज़ भी आते हैं इसके अंदर,
इसके साथ साथ इसमें हिल रिजॉर्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, हिल्स आते हैं, बीच रिजॉर्ट्स आते हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स आते हैं। साथ में देखा जाता है तो कोस्टल एरियाज़ जहाँ पे कोरल्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं स्पेसिफिक स्पीशीज़ के, वो आते हैं। एस्चुरीज जो मैंग्रोव ब्रीडिंग ग्राउंड है स्पेसिफिक स्पीशीज़ की, वो आती हैं। गल्फ एरियाज़ आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। साथ में नेशनल लेक, स्वाम, सिस्मिक जोन्स, ट्राइबल सेटलमेंट एरियाज़ जो साइंटिफिक और जियोलॉजिकल इंटरेस्ट के हों, या डिफेंस इंस्टॉलेशन खासकर जो सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस से हों, सेंसिटिव हों पोल्यूशन को लेके, बॉर्डर एरियाज़, इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ लग रहा हो, एयरपोर्ट हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए या एलिफेंट रिजर्व हो गए, टर्टल नेस्लिंग ग्राउंड हो गए, हैबिटेट हो गया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, डैम्स हो गए, कुछ स्ट्रीम्स, रिवर्स, एस्चुरी या सीज हो गई, रेलवे की लाइन हो गई, हाईवेज हो गए, अर्बन एग्लोमरेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जगहों में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान के बारे में। क्या होता है ये, थोड़ा पहले इसके बारे में जानिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ESP कहेंगे। ये एक इन्वायरमेंटली काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट या एक्टिविटी है जो मतलब जिसके अंदर कोई लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एक मान लीजिए अगर कोई वायलेट करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन 2006 को, तो वो समझ लीजिए है ना अग्री करता है कि टू अंडरटेक एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल जो मैंने बताया ना कि ये जो ESP है ये इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट या एक्टिविटी है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट दैट एन एलिज्ड violator of environmental impact assessment notification 2006 agrees to undertake a part of the process of environmental clearance, है ना, इस पे अग्री करता है ये सब चीज़ें। अब देखो जो मैंने बताया ना इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल, इसका मतलब इन्वायरमेंटल सप्लीमेंटल प्लान जो है ये रेमेडी के तौर पे रहेगा, आपकी इम्प्रूव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, या रिस्क को कम करेगा पब्लिक हेल्थ क्या इन्वायरमेंट के। तो इसके सबसे पहले प्रपोजल्स जो आते हैं अंडर ESP उनको समझते हैं। तो देखिए ESP से क्या होगा, ये वायलेटर कंपनीज को अलाउ करेगा कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकती हैं, और इसके लिए जो कंपनी है वो फाइनेंशियल पेनाल्टी देगी, मतलब पैसा दे दो और जो कर रही हो करती रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये इन्वेस्ट करेगा एक इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में फॉर एन अफेक्टेड टारगेट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए। भाई जो भी लोगों को नुकसान हुआ है उनको एक दूसरी जगह पे जो पैसा मिला उसको एक अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट एक्टिविटी वो पैसा लगा दिया। अब इसकी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव चीज़ों में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज के टाइम पे वो जो इंस्टॉल करते हैं नॉन कंप्लायंस है वो EIA के साथ में, रिजाइम के साथ में, है ना, प्रिपेयरिंग इम्प्रॉपर EIA इन्होंने करा तो वो सही बैठा नहीं मामला। तो ऐसे टाइम पे ESP जो है वो रिवाइव कर सकता है इन प्रोजेक्ट को। अच्छा, दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि जो बैड लोन का इशू है करेंटली देखिए बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है, ये भी रिजॉल्व हो सकता है रिवाइव करके इंस्टॉल प्रोजेक्ट को, तो ये एक बात है। अच्छा, नेगेटिव बहुत बातें हैं, समझिए ये एक तरीके से चालाकी वाली बात तो हो गई ना कि भैया कोई EIA वायलेट करे कोई बात नहीं, है ना, पैसा दे दो और बच जाओ। तो इससे तो कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, वायलेटर और डैमेज करेगा एनवायरनमेंट को और कहेगा ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं, पैसा ले लो, हमसे क्या। और जो भी केसेस फाइल्ड होते हैं इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में, उनमें करीब 41% ऐसे केसेस हैं जहां पे NGT ने ये देखा कि EIA के असेसमेंट के साथ ही प्रॉब्लम है, इसलिए EIA का वायलेशन तो बहुत बड़ी बात हो रही है ना। अगर ऐसा आप करोगे तो आप एक रेमेडी दे रहे हो कि पैसा दो छूट जाओ। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनडायरेक्टली इससे तो आप वायलेशन से बच रहे हो, है ना, आप कोई ऐसा अच्छा तो ये चीज़ है नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बात कही नोटिफिकेशन के अंदर कि इसके अंदर लीगल बेसिस है 2 जजमेंट में, एक तो बाय द NGT एंड दूसरा है बाय द झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। बट इनमें से दोनों चीज़ें भी जजमेंट की इसमें नहीं है EIA वायलेशन को लेके टू बी रेगुलराइज पोस्ट फैक्टो या डज इट प्रिस्क्राइब अ वे ऑफ दीज ऑफ वायलेटर्स। अच्छा, दूसरी बात और बात क्या कि जो वैल्यूएशन है
इन्वायरमेंटल लॉस की, ये आप सिर्फ और सिर्फ पैसा देके तो नहीं कर सकते ना कंपनसेट। भाई प्रकृति को आपने नुकसान पहुंचा दिया और आप इसका पेमेंट करे दे रहे हो कि हमने वायलेट कराई लो पैसा, इससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो चाहे पैसा कितना भी ले लो, प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लो, लेकिन पैसा ले लिया तो हम रिस्टोर वापस से जो नुकसान हुआ है क्या उसे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो डाउटफुल है। कहाँ पैसा यूज़ कर लिया क्या पता। और ये जो है ये तो बचने का तरीका है वायलेटर्स के लिए, है ना। EIA की क्लियरेंस नहीं हुई कोई बात नहीं, पैसा दे देंगे हम बच जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है मेरे हिसाब से भी, और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसके हिसाब से भी, ठीक है। अब यहाँ पे परिवेश की बात करते हैं। परिवेश का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? परिवेश। अब देखो परिवेश क्या है। परिवेश एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे फीचर्स में इसमें यह आता है कि एक जगह ही आप सिंगल जगह रजिस्ट्रेशन कराइए, एक ही जगह पे 10 जगह नहीं जाना है आपको, सिंगल साइन इन करना है। हर तरह की आपको जो भी आपको क्लियरेंस चाहनी है, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहनी है, फॉरेस्ट चाहनी है, वाइल्ड लाइफ चाहनी है, ठीक है, CRZ चाहनी है, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको 10 ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगाने हैं। एक यूनिक ID होगी हर तरह की क्लियरेंस के लिए जो कि ज़रूरत होगी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, और एक सिंगल विंडो इंटरफेस होगा जहाँ पे प्रॉपर जो प्रोपोनेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, हर तरह की क्लियरेंस पा लेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो या CRZ की क्लियरेंस हो। तो ये साथियों हमने यहाँ पे प्रॉपर जो है अपना चैप्टर कर लिया। कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और ज्वाइन बटन को आप प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको व्हाट्सएप से लेके हर तरह के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा। बस इसको शेयर करिएगा लेक्चर को, रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है बायोडाइवर्सिटी का, जिसे हम जल्दी करना शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मतलब शुरू क्या ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।